इस मूवी की स्टार्टिंग होती है एक गर्ल से जिसका नाम है मैडलिन। मैडलिन एक असाइलम में लॉन्ड्री गर्ल की जॉब करती है। इसी असाइलम में हम एक कैदी को देखते हैं जिसका नाम है मार्की। वो एक राइटर है लेकिन उसे कुछ भी लिखना अलाउ नहीं है। इसी कारण मार्की छुप छुपाकर मैडलिन की हेल्प से अपनी स्टोरी इस असाइलम के बाहर भेजता रहता है। वहीं हर एक दिन एक हॉर्स राइडर जो कि एक पब्लिशिंग कंपनी से था, वो हर रोज़ मैडलिन से मिलता है और मार्की की स्टोरी को बाहर ले जाकर पब्लिश भी करवाता है। एक दिन मार्की की ये बुक पब्लिश होती है। लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। मार्की की ये बुक 18+ की थी और इसी कारण यहाँ के लोग इसे पढ़ना अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन जब किंग को मार्की की इस बुक के बारे में पता चलता है तो वो उस बुक की हर एक कॉपी को जलाने और मार्की को मारने का आदेश देते हैं। तभी किंग का एक सलाहकार उसे राय देने लगता है कि मार्की को इस तरह मारने से यहाँ के सभी लोगों की नज़र में मार्की एक लीजेंड बन जाएगा और हम लोग उसके दुश्मन। बहुत सोच विचार करने के बाद में किंग यह डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग असाइलम में एक डॉक्टर बुलाएंगे जो कि मार्की का ट्रीटमेंट भी करेगा। इस डॉक्टर का नाम है रॉय। रॉय बहुत ही कठोर डॉक्टर है। रॉय अपने पेशेंट को ठीक करने के लिए टॉर्चर भी करता है। एक दिन प्राइस्ट मैडलिन को पढ़ना सिखाता है। एक्चुअली में मैडलिन प्राइस्ट को लाइक करती थी, इसीलिए उसे प्राइस्ट के आसपास रहना अच्छा लगता है। एक दिन जब मैडलिन मार्की के कपड़े लेने आती है तो मार्की उसे अपने रूम में बुलाता है। रूम में आने के बाद में मार्की उसे अपनी बुक्स की सेलिंग से जो प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ भाग मैडलिन को देता है। अब मैडलिन उससे कहने लगती है कि तुम्हारे पब्लिशर को और भी बुक्स चाहिए। मार्की बताता है मेरे पास पहले से कुछ स्टोरी लिखी हुई हैं, लेकिन अब तुमको उन स्टोरी की प्राइस मुझे देनी होगी। थोड़े समय के लिए इन दोनों में झगड़ा होता है। तभी मार्की उसे समझाता है कि अब तुमको मेरी स्टोरी के बदले मुझे किस करना होगा। और जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तभी प्राइस्ट वहाँ आ जाता है। अब प्राइस्ट मैडलिन को समझाता है कि ये सब तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम मार्की से मिलने के अलावा यहाँ मेरे पास कन्फेक्शन के लिए भी आ सकती हो। अब वो मार्की को भी समझाता है कि संसार में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जिनके बारे में तुम लिख सकते हो। तभी मार्की कहने लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं लिखा। जो चीज़ हम सबकी लाइफ में इतनी ज़रूरी है हम उसके बारे में क्यों नहीं लिख सकते। तभी डॉक्टर रॉय मार्की का ट्रीटमेंट करने के लिए असाइलम में आते हैं और वो प्रीस्ट को बताते हैं कि मैं पहले से ही मार्की की हिस्ट्री जानता हूँ। वो अपने पास्ट में एक खून भी कर चुका है और इसीलिए किंग ने खुद मुझे मार्की की इलाज के लिए अपॉइंट किया है। अब डॉक्टर प्रीस्ट को दिखाता है कि वो किस तरह मार्की को टॉर्चर करेगा ताकि वो अपनी राइटिंग का थॉट हमेशा के लिए भूल जाए। प्रीस्ट कहता है ये गलत है, अब मैं खुद मार्की को समझाऊंगा और वो आगे से कोई भी इस तरह की बुक्स नहीं लिखेगा। नेक्स्ट डे प्रीस्ट फिर से मार्की को समझाने के लिए जाता है लेकिन मार्की नहीं मानता। नेक्स्ट डे डॉक्टर चर्च में एक लड़की को लेने जाता है जिसका नाम है सिमोन। डॉक्टर सिमोन से शादी करना चाहता है। अब सिमोन डॉक्टर के साथ आ जाती है। डॉक्टर की एज सिमोन की एज की लगभग दोगुनी थी और इसी कारण सिमोन थोड़ी दुखी थी। अब यहाँ के लोग डॉक्टर और सिमोन की एज के बारे में बातें करते रहते हैं। सेम नाइट डॉक्टर सिमोन के रूम में आ जाता है और ना चाहते हुए भी सिमोन के साथ इंटीमेट होता है। नेक्स्ट डे यहाँ एक प्ले होता है जो कि मार्की के द्वारा लिखा गया है। इसी कारण ये प्ले बहुत ही वल्गर था। डॉक्टर सिमोन को लेकर उस प्ले को देखने आता है, लेकिन प्ले को देखकर वो सिमोन को रूम में जाने को कहता है। इस प्ले में काफ़ी सारी एडल्ट चीज़ें थीं जिन्हें देखकर एक पेशेंट बहुत ही एक्साइट होने लगता है।
तभी वो मैडलिन को पीछे से पकड़कर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। प्ले के शोर के कारण किसी को मैडलिन की चीख सुनाई नहीं देती। तभी मैडलिन ने एक आयरन उठाकर उसके सर पर दे मारी। कुछ समय के बाद में सबको इसके बारे में पता चल जाता है। तभी डॉक्टर प्रीस्ट से कहता है कि ये सब मार्की के प्ले के कारण ही हुआ है। अब हमको मार्की के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। उसी समय प्रीस्ट मार्की के पास जाकर उसे समझाता है, लेकिन मार्की प्रीस्ट से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैडलिन मेरी सारी बातें मानती है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे एक नाइट के लिए तुम्हारे पास भेज सकता हूँ। प्रीस्ट को उसकी यह बात बहुत ही डिस्गस्टिंग लगी। उसी समय मार्की की वाइफ वहाँ आती है। वो भी उसे समझाती है कि तुम ऐसी बातें मत लिखा करो, लेकिन मार्की उसकी बातों को अनसुना कर देता है और उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी भी हेल बन गई है, क्योंकि जब भी मैं घर के बाहर जाती हूँ तो लोग मुझे गंदी नज़रों से देखते हैं और मेरे बारे में गलत गलत बातें भी करते हैं। लेकिन मार्की बहुत ही सेल्फिश व्यक्ति था, वो अपनी वाइफ की केयर नहीं करता है। तभी मार्की की वाइफ सीधे डॉक्टर के पास जाती है। वो डॉक्टर से कहती है कि तुम मार्की का ऐसा इलाज करो जिससे कि वो कुछ भी गलत काम ना कर पाए। तभी डॉक्टर कहने लगते हैं कि हमारे पास पैसों की तंगी के कारण सही सुविधा नहीं है जिससे मार्की जल्दी ठीक हो सके। मार्की की वाइफ कहती है कि मेरे पास भी मनी नहीं है, लेकिन जो मनी मार्की की बुक सेल करके आती है वो मैं तुम्हें मार्की के इलाज के लिए दे सकती हूँ। तभी डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि मार्की के पास कोई भी पेपर या पेन ना जाए। अब मार्की कुछ भी नहीं लिख पाता और इसी कारण वह बहुत डिस्टर्ब रहने लगता है। लेकिन मार्की के पास जो खाना जाता है वो उसमें से एक चिकन का बोन उठाकर वाइन को एज अ इंक यूज़ करता है और अपनी शीट पर पूरी बुक लिख देता है। जब मैडलिन उससे उनके कपड़े लेने आती है तो वो इस शीट की पूरी स्टोरी को देखकर पेपर पर लिख लेती है। अब जब मार्की की बुक पब्लिश होती है तो लोग उसे और भी पसंद करते हैं। इसी बीच यहाँ एक मीटिंग होती है जिसमें सारी बातों को सोचने और समझने के बाद में डॉक्टर ये फिगर आउट कर लेते हैं कि मार्की अब बुक कैसे लिख रहा है। इसी बीच प्रीस्ट मार्की पर बहुत गुस्सा होता है। वो रूम में जाकर उसकी सारी चीज़ें ले आता है जिससे मार्की बुक लिख सकता है। नेक्स्ट डे हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर की वाइफ सिमोन मार्केट से एक मार्की की बुक्स खरीद लाती है। वो उसे बड़े ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ने लगती है। उधर मार्की, उसके पास कोई भी लिखने की चीज़ नहीं थी, इसी कारण वो बहुत डिस्टर्ब रहने लगता है। कुछ समय के बाद उसे एक कांच का टुकड़ा मिल जाता है। वो इससे अपना ब्लड निकालकर एक न्यू बुक अपने ही कपड़ों पर लिख देता है। जब डॉक्टर को इस बात का पता चलता है वो उसे बहुत गुस्सा करते हैं और प्रीस्ट को उसके कपड़े लाने को कहते हैं। जब प्रीस्ट मार्की के कपड़े लेकर आता है तो उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि वो मार्की को सुधारने के लिए दिल से कोशिश करता है। इसीलिए ऐसा करते हुए उसे बहुत तकलीफ़ होती है। मैडलिन ने मार्की को सपोर्ट किया था और इसी कारण अब उसे सबके सामने कोड़े मारे जा रहे थे। तभी प्रीस्ट मैडलिन को बचाता है। वो कहता है अगर किसी को सज़ा देनी है तो मुझे दो। इसी बीच ये दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी प्रीस्ट कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए पढ़ना सिखाया था ताकि तुम कुछ अच्छे नोवेल पढ़ो, तुम्हें ऐसी बुक्स रीड नहीं करनी चाहिए। मैडलिन बताती है कि दिन भर की थकान के बाद मुझे कहीं और इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे मार्की की बुक्स अच्छी लगती हैं और इसी कारण मैं इनको पढ़ लेती हूँ। इसी बीच डॉक्टर का एक असिस्टेंट जो कि बहुत यंग था सिमोन से बातें करता है। सिमोन उसे पसंद करने लगती है। इसी बीच सिमोन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है। वो कहता है किस तरह की बुक्स। तभी सिमोन मार्की की एक बुक्स उसे दिखाती है। वो कहने लगता है कि इस बुक्स को पढ़ना काफ़ी नहीं है, मुझे लगता है कि इसका प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सिमोन कहती है प्रैक्टिकल के लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होगी, क्या तुम मेरे वो अच्छे टीचर बनोगे। अब इन दोनों में एक लव स्टोरी स्टार्ट होती है।
वहीं सभी लोग मिलकर मैडलिन को यहाँ से दूर भेजने का फैसला करते हैं। तभी मैडलिन प्रीस्ट से कहती है कि मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहती क्योंकि यहाँ मैं किसी को ट्रू लव करती हूँ। प्रीस्ट कहता है क्या वो मार्की है? तभी मैडलिन कहती है नहीं, आई लव यू सो मच। मैडलिन प्रीस्ट को किस करने लगती है। अब प्रीस्ट खुद से उसे दूर करता है और वो कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसी बात से मैडलिन हर्ट हो जाती है। नेक्स्ट डे सिमोन और वो असिस्टेंट मिलने आते हैं। अब वो डॉक्टर के लिए एक लेटर लिखते हैं और हमेशा के लिए वहाँ से भाग जाते हैं। जब डॉक्टर को वो लेटर मिलता है तो डॉक्टर गुस्से में सिमोन के रूम की तलाशी करता है। वहाँ उसे मार्की की एक बुक्स मिलती है। अब तो डॉक्टर का सारा गुस्सा मार्की को टॉर्चर करने में निकल जाता है। टॉर्चर सहन करने के बाद मार्की टूट सा जाता है। तभी उसके पास मैडलिन आती है। वो उससे कहती है मुझे स्टोरी चाहिए। मार्की कहता है कि अब मैं हार चुका हूँ, मैं स्टोरी नहीं लिख सकता। तभी मैडलिन कहती है कि तुम मुझे अभी स्टोरी सुनाओ, मैं उसे खुद ही लिख लूँगी। तभी मार्की को एक न्यू आइडिया आता है। नाइट में मार्की अपनी स्टोरी अपने पास वाले पेशेंट को सुनाता है और ये स्टोरी एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट, दूसरे पेशेंट से तीसरे पेशेंट और तीसरे पेशेंट के बाद अब आखिरी में ये स्टोरी मैडलिन के पास आ जाती है और मैडलिन इसे लिखने लगती है। इस स्टोरी में मार्की जो भी बोलता था मैडलिन के पास आते आते इस स्टोरी की लाइन में बहुत ही चेंजेस आते रहते थे। फिर भी मैडलिन इस स्टोरी को पूरा लिखना चाहती थी। इसी स्टोरी के बीच में एक आग का जिक्र होता है। तभी एक पागल अपने रूम में आग लगा देता है। इसी कारण यहाँ भगदड़ मच जाती है और सभी पेशेंट को फ्री कर दिया जाता है। इसी बीच जिस पेशेंट ने पहले मैडलिन के साथ रेप करने की कोशिश की वो फिर से मैडलिन के पास आता है। अब वो मैडलिन के साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है और वो मैडलिन को मार देता है। प्रीस्ट मैडलिन को बचाने आता है लेकिन तब तक उसकी मौत हो जाती है। प्रीस्ट मैडलिन को इस हालत में देखकर रोने लगता है। जब सब कुछ कंट्रोल में आता है तब डॉक्टर प्रीस्ट से कहने लगता है कि तुमने उसे ठीक से कंट्रोल में नहीं किया और इन सब का जिम्मेदार भी मार्की ही है। अब प्रीस्ट गुस्से में मार्की के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम्हारी स्टोरी के कारण मैडलिन की मौत हो गई। तभी मार्की कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस एक स्टोरी। तभी प्रीस्ट बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मैडलिन से प्यार करते हो, इसी कारण तुमने कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया। इस बात को सुनकर मार्की रोने लगता है। अब प्रीस्ट मार्की की किसी बात को ना सुनकर उसे ना चाहते हुए भी उसकी जीभ को कटवा देता है। डॉक्टर इस बात से खुश होता है। वो प्रीस्ट से कहता है ये तुमने ठीक किया। एक दिन प्रीस्ट को मैडलिन का सपना आता है। वो सपने में उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बारे में सोचकर प्रीस्ट दुखी होता है। तभी उसे वहाँ फिर से बुलाया जाता है क्योंकि मार्की ने अब अपने खून से पूरी दीवार पर एक न्यू स्टोरी लिखी हुई थी। वहीं मार्की की मौत हो जाती है। प्रीस्ट उसकी मौत से और भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब वो पागलों की तरह बिहेव करने लगता है। कुछ समय के बाद यहाँ एक न्यू प्रीस्ट आता है। डॉक्टर उसे यहाँ की सारी जगह दिखाता है। वो उसे मार्की और उसकी स्टोरी के बारे में भी बताता है। अब डॉक्टर न्यू प्रीस्ट को पुराने प्रीस्ट से मिलाने लाता है। वो कहता है ये भी मार्की की तरह पागल हो चुका है और उसी की तरह स्टोरी लिखने लगा है, लेकिन मैंने इसके पेन और पेपर ले लिए हैं। मैडलिन की मौत के बाद में यहाँ का सारा लॉन्ड्री का काम मैडलिन की मदर करती है। वो भी मैडलिन की तरह ही छिपकर पेन और पेपर प्रीस्ट को देती हैं। वो प्रीस्ट से कहने लगती हैं कि मैडलिन यही चाहती थी कि इन स्टोरी का कोई अंत ना हो और ये स्टोरी कंटिन्यू चलती रहे। अब प्रीस्ट भी इसी तरह की स्टोरी लिखना स्टार्ट कर देता है और यही मूवी का अंत हो जाता है।